नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँगा ना कि मैकडूगल के अनुसार जो 14 प्रकार की जो संवेग है ना, उसके बारे में भी इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। और आज की ये क्लास हो जाने के बाद ना इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके, वहाँ आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्लास के होते तक ना जो मैं बताऊँगा उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। मतलब आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले पूरे के पूरे जो वीडियोस है या पूरे के पूरे क्लास को तो नहीं देख पाओगे ना, या पूरे के पूरे बुक को तो नहीं पढ़ पाओगे ना। तो ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि आप शॉर्ट में ना नोट्स भी बनाते चलो, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोग रिवीजन के थ्रू उसको पढ़ लो। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है। जिसको जिसको मैं नोट करने के लिए बोलूँगा खास तौर से उसे आप लोगों को नोट करना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ना थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को 25 में एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है। और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरा ये जो क्लास है ना वो रेगुलरली कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और अब से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का ये जो क्लास है ना वो प्रॉपर टाइम पे रेगुलरली कम से कम एक क्लास आप लोगों को लेकर के आऊँ। और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को एग्जाम होने से पहले ना पूरे के पूरे क्लास को आप लोगों का कंप्लीट कराऊंगा। मतलब जितना भी सिलेबस है ना, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा ना कि शाम के टाइम आप लोगों को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ना शुरुआती में अब कराते हुए चलूँ। मतलब 2011 से लेकर कि अब तक जितना भी जो सीजी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को कराऊँ, ताकि आप लोग का ना ये अंदाज़ा लग सके कि किस प्रकार से स्टैंडर्ड में पूछा जाता है प्रश्न, उसके बारे में। ठीक है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहला थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों का ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी मैं कराते हुए चलूँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ना मूल प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। मतलब बच्चों में ना उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ना इसकी थ्योरी जो दी है ना उसको ध्यानपूर्वक साथ में पढ़िए, नहीं तो आप लोग केवल ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है। मनुष्य के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका आधार उसका समाजीकरण या समाज का प्रभाव न होकर कुछ जन्मजात अथवा प्राकृतिक प्रेरणा होता है। इसका उदाहरण दिया है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है। भूखे होने पर भोजन की तलाश अथवा डर का भाव होने पर भागना आदि, यह जन्मजात प्रवृत्तियां जो उसको कार्य करने हेतु प्रेरित करती है मूल प्रवृत्ति कहलाती है। मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाओ ना, तो मूल प्रवृत्ति वे प्रवृत्ति होते हैं, वे आदतें होती है ना जो जन्मजात होता है। जैसे भूख लगने पर एक जो छोटा बालक है वो रोता है ना, किसी प्रकार की स्ट्रेंजर को देखता है, कोई अनजान को देखता है तो उसमें डर का भाव जो होता है वो उसमें जन्मजात होता है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है ना वो मूल प्रवृत्ति कहलाता है, वो जन्मजात होता है। ये बात आप लोगों को समझना है। ठीक है। चलिए, अब एक ना प्रमुख मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार मूल प्रवृत्ति कार्य करने के बिना सीखा। तो ये जो वुडवर्थ के अनुसार है ना उसको आप लोगों को ये नोट करके रखना है। ठीक है। मूल प्रवृत्ति कार्य करने का बिना सीखा, मतलब ये है कि ये जो वुडवर्थ है वो साफ साफ ये समझाना चाहता है कि जो मूल प्रवृत्ति होता है ना वो बिना कार्य करे ना सीखा जाता है। मतलब बिना कार्य किए हुए उसको सीख लिया जाता है, मतलब जन्मजात हुए प्रवृत्ति होता है, ये कहा गया है। ठीक है। अगर इसको सरल तरीके से समझाऊं तो चलिए, अब हम लोग ना संवेग क्या होता है मतलब इमोशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। जब हम भयभीत होते हैं तब हम उस भय का कारण से बचने की कोशिश करते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हृदय की गति बढ़ जाती है तथा कभी कभी तो हम कांपने भी लगते हैं। इस उत्तेजना दशा को संवेग कहते हैं। तो संवेग क्या है मतलब इमोशन क्या है, इसको अगर आप लोगों को सरल तरीके से समझाओ ना तो आपके अंदर होने वाले भय, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, गर्व, प्रेम इत्यादि जो भावनाएं उत्पन्न
उत्पन्न होती है ना, जो इमोशन उत्पन्न होती है ना, उन सारी चीज़ को आप लोगों के संबंध में ना संवेग कहते हैं, मतलब एक शब्द में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है इस संवेग के बारे में, ठीक है। मतलब आप खुश होने पर खुशी, हंसते हो, दुखी होने पर रोते हुए, सारा चीज़ आपके संवेग पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि संवेग का ना किस प्रकार से विकास होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ना इसको थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। संवेग बालक के व्यवहार के आधार तो होता ही है, साथ ही संवेग विकास के आधार भी होता है। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सकारात्मक संवेग अर्थात प्रेम, हर्ष तथा उत्सुकता आदि बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं, जबकि नकारात्मक संवेग अर्थात भय, क्रोध तथा ईर्ष्या आदि उसके विकास में अवांछनीय प्रभाव डाल सकते हैं। एक शिक्षक के लिए बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास का अध्ययन आवश्यक है। मतलब एक जो शिक्षक है ना, उसको बालक की किस प्रकार से सकारात्मक डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उसके संवेग में, और नकारात्मक मतलब निगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है ना, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक शिक्षक को याद होना चाहिए। और इस लाइन को आप लोगों को सरल तरीके से समझाना कि ये जो संवेगात्मक विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो संवेगात्मक जो विकास है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला सकारात्मक विकास होता है। सकारात्मक विकास होने से ना बालकों के जो ना सामाजिक, राजनीतिक और शारीरिक जो विकास है वो अच्छे से हो पाता है। और दूसरा जो है वो नकारात्मक डेवलपमेंट होता है, जिससे उसके जो है ना क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि को जन्म देते हैं और अवांछनीय प्रभाव डालता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो दो प्रकार से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना अलग अलग तरीक़ों से पढ़ते हुए चलते हैं कि शैशवावस्था में ना संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते हैं। मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उसका भी विकास होता है। ब्रिजेज के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसकी लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अतः यह कहना उचित होगा कि जन्म के समय शिशु का संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में सिर्फ उत्तेजना ही होती है। वह जन्म के समय ही किसी न किसी प्रकार की अपनी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करता रहता है। ऐसे करके एग्जाम्पल दिया है, रोना, चिल्लाना, चीखना, हाथ पैर पटकना इत्यादि। तो जन्मजात जो संवेग रहता है वो रोना रहता है, चिल्लाना रहता है, चीखना रहता है, हाथ पैर को पटकना, इन सारी चीज़ ना जन्मजात संवेग मत। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब हम लोग ना बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को पढ़ते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, मतलब बाल्यावस्था में किस प्रकार के ना संवेगात्मक विकास होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। शैशवावस्था में शिशु का स्वभाव अत्यंत स्वार्थी होता है। उसके संवेग भी उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही होते हैं, जैसे भूख लगने पर रोना आदि। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके संवेगात्मक विकास पर उसके समवयस्क समूह, विद्यालय तथा वातावरण आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके संवेगात्मक विकास को एक नई दिशा मिलती है। इस अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन के कुछ विशेष नियम हैं। बाल्यावस्था में जो संवेग का विकास होता है ना, वो भूख लगने पर रोने लगता है, या उम्र के साथ साथ जो उसकी आवश्यकता होती है ना, उन सारी चीज़ों के लिए वो जिद्दी करने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ना संवेग का विकास धीरे धीरे बाल्यावस्था में होने लगता है। उसके आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार ना उसकी जो संवेग है ना उसका विकास होता है समवयस्क समूहों के अनुसार, ठीक है। मतलब जो सामने वाले साथी ना उसको देख कर ना, मतलब उसके पास कुछ है तो उसको देख कर रोने लगना, उसकी चाहतों में रोने लगना। तो इस प्रकार से उसमें संवेग का विकास होता है, ठीक है। ये जो अवस्था है ना उसमें उसका स्वार्थीपना सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग थर्ड को पढ़ते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास को पढ़ते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा आप लोग। कोल और ब्रुंश के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। इन्हीं तीव्र परिवर्तनों के कारण इस अवस्था को तूफान और तनाव का समय भी माना जाता है। किशोरावस्था में संवेगों का प्रवाह अत्यधिक भीषण होता है, जिन पर नियंत्रण करना एक किशोर के लिए अत्यंत कठिन होता है। इस अवस्था में काम की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है, जो संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। स्वप्रेम, समलैंगिक प्रेम तथा विषमलैंगिक प्रेम के रूप में वह अपनी काम प्रवृत्ति की संवेगात्मक अभिव्यक्ति करती है। तो आप लोगों को इस जो प्रॉपर लाइन है ना, उसमें क्या आप लोगों को याद रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। किशोरावस्था में जो प्रमुखता जो संवेगात्मक जो विकास होता है ना, उसमें प्रमुखता जो विकास होता है वो इसको ना तूफान की अवस्था कहा जाता है और तनाव की अवस्था कहा जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों को खास तौर पे नोट करके रखना है
ऐसा क्यों कहा है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। किशोरावस्था की जो एज है ना वो 12 से 18 वर्ष माना जाता है या 12 से अधिक माना जाता है, ये आप लोगों को मैंने पहले क्लास में बताया था। और किशोरावस्था में ना तूफान और तनाव की अवस्था होती है, मतलब अपने करियर को लेकर के होता है या अनेक प्रकार की अलग अलग जो समस्याएं ना तो उनको लेकर के ना तूफान और तनाव की जो एज होता है ना उसे किशोरावस्था में ही माना जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो आप लोग देखोगे ना किशोरावस्था में जो स्वप्रेम की भावना होती है, मतलब समलैंगिक प्रेम होती है, और विषमलैंगिक मतलब एक जो ना गर्ल्स के प्रति जो आकर्षण होती है ना वो भी आप लोग इसी एज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को खास तौर से ना इस लाइन में इतनी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है ना इसके बारे में आप लोगों को। चलिए अब हम इसके ना संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में ना थोड़े से जान लेते हैं। क्योंकि देखो संवेगात्मक विकास में किस प्रकार से इसका विकास होता है, कौन से एज में क्या होता है, इन सारी चीज़ को हम लोगों ने जान लिया ना। अब इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है ना इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग ना MCQ का जो हमारा सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिन पर नियंत्रण स्थापित करके बालकों की संवेदनशीलता को उचित दिशा निर्देश दिया जा सकता है हर लॉ के अनुसार। तो ये जो पॉइंट है ना उसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक बालक में संवेदनशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य, दिन के समय तथा वातावरण संबंधी कारकों पर निर्भर करने के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। ऐसे कुछ प्रमुख कारक निम्नवत है। तो क्या क्या इसके कारक है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले ना कुछ कारक इसमें दिया है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं तो इसका PDF आपको दूंगा ना तो वहाँ से आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले सामाजिक स्वीकृति रहेगा वो प्रभावित करेगा, शिक्षक प्रभावित करेगा, विद्यालय, परिवार, मानसिक योग्यता, वातावरण, थकान, स्वास्थ्य, इन सारा चीज़ जो है ना ये सारे के सारे ना संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट जो है ना उसको इफेक्ट करता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है और सारी चीज़ों को नोट करके रखना है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है बोल करके, अलग अलग इसको आप लोगों को थ्योरी में दे दिया जाएगा तो कैसे करोगे। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही थ्योरी पढ़ना था। अब हम लोग ना इस थ्योरी के बेसिस पर ना कुछ MCQ करेंगे, लगभग 25 MCQ करेंगे। तो मेरे आंसर देने से पहले ना आप खुद आंसर देने की कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से पूर्वक इसको पढ़िएगा आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सभी लोगों के मन में ना किसी भी प्रकार के अगर सवाल आ रहा होगा ना और उन सवाल का जवाब जानने के लिए आप लोग अगर चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट कर दूं ताकि आप लोग डायरेक्टली मेरे से बात कर पाओ, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इंस्टाग्राम जा करके सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ पर आप लोगों का मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। और मेरे प्रोफाइल में जा करना आप लोग कमेंट कीजिए कि सर अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना ना फ़ोनपे का आप लोगों का नंबर दे दूंगा और वहाँ पर आप लोगों को केवल 200 जो है ना वो आप लोगों को पे करना है। और उसके बाद मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा ताकि आप लोग ना कभी भी आप लोग किसी भी प्रकार के प्रश्न या आप लोग सजेशन चाहते हो तो सारे प्रकार से आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट मैं इसीलिए रखा हूँ ताकि जिसको विशेष आवश्यकता है उसी के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सभी को लेना है, जिसको आवश्यकता है वो ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी इसको दे सकता हूँ, बट छोटे छोटे सवाल के लिए आप लोग बार बार फ़ोन करोगे ना तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट मैं रखा हूँ, ठीक है। और वैसे भी यार अगर आप लोग CG टेट के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए अगर कोचिंग भी करोगे ना तो 8 से 10 हज़ार इसमें तो वैसे भी लगने वाला रहता है। तो ये तो 5% भी नहीं है आप लोगों के लिए। अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, किसी भी प्रकार से फोर्सेस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, ये आपके ऊपर है लेना चाहो तो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है ऑप्शन A मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन B नैतिकता पर, ऑप्शन C वास्तविकता पर या ऑप्शन D ध्यान पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मूल प्रवृत्ति पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, शिशु का अधिकांशतः व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का जो व्यवहार आधारित होता है ना वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अब भी जस्ट मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना हाँ कि मूल प्रवृत्ति एक्चुअल में क्या होता है कि जो शिशु जो बालक होते हैं नवजात ना वो जन्मजात जो प्रवृत्ति लेकर के आते हैं, जो आदतें जो व्यवहार लेकर आते हैं ना, जैसे भूख लगने पर रोना, किसी स्ट्रेंजर को देख करके डरना, ये सारा चीज़ उसके मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता
होता है, ठीक है। और अधिकांश जो जो बालक है ना, जो शिशु है ना, उसका जो मूल प्रवृत्ति होता है ना, वो जन्मजात होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन ए मूल प्रत्यात्मक, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मूल प्रवृत्त्यात्मक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप खालिस्तान होता है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे प्रश्नों को क्या कीजिएगा, सबसे पहला शैशवावस्था बोला है ना, तो शैशवावस्था की आयु क्या होता है? शैशवावस्था की जो आयु होता है वो जन्म से लेकर की 2 वर्ष तक की जो आयु है ना, वो शैशवावस्था कहलाता है। मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, नहीं देखे होंगे तो शुरुआती से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। शैशवावस्था मतलब जन्म से 2 वर्ष होता है, और जन्म से 2 वर्ष के जो बालक होते हैं ना, मूल प्रवृत्त्यात्मक उनका क्रियाकलाप होता है। मतलब जन्म के साथ ना उसको जो मूल प्रवृत्ति मिला होता है ना, मतलब जो क्रियाकलाप मिला होता है ना, वही वो करते रहता है। जैसे भूख लगने पर रोना, किसी अनजान को देख करके डरना, या किसी भी प्रकार की वस्तु को अगर अपने सामने देखेंगे ना तो उसे हाथ में पकड़ कर मुँह में डालना, ये सारा चीज़ जो होता है ना वो मूल प्रवृत्त्यात्मक कहलाता है, ठीक है। मतलब उसका जो क्रियाकलाप, जो उसकी आदतें होता है ना जन्म से 2 वर्ष तक की, तो वो उसका मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। और जन्म से 2 वर्ष की जो आयु है वह शैशवावस्था कहलाता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा या ऑप्शन डी कल्पना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। और इसमें तमाम जितने भी प्रश्न देखोगे ना, वो आप लोगों को पता चलेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो भी टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये खास तौर से ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को ना ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष ज्ञान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदन है ना, तो उसको अर्थ प्रदान करना जो कहलाता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान ही ना कहलाएगा। जी हाँ, मैंने आप लोगों को पूर्व ज्ञान में आप लोगों को थ्योरिकल टाइप से आप लोगों को बता दिया कि जो प्लेन में बैठने का जो अनुभव होता है ना, वो बढ़िया रहता है, एकदम हल्के गद्दानुमा टाइप से लगता है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए ना एकदम कंफर्ट लगता है। तो आप लोगों को केवल थ्योरिकल मैंने आप लोगों को ज्ञान दे दिया, अनुभव दे दिया थ्योरिकल टाइप से। अब आप लोग डायरेक्टली आप प्रत्यक्ष जा करके वहाँ आप लोग उसमें जो प्लेन है उसमें बैठ करके जब अनुभव लोगे ना, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान ही ना कहलाएगा। जी हाँ, जब आप लोग खुद से उसका अनुभव करोगे तब, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन या ऑप्शन डी रॉस। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो संवेग जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ना, ये जो कथन है वुडवर्थ का है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसने क्या कहा है इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। मैकडूगल के अनुसार प्रत्यक्ष मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ऑप्शन ए संज्ञान, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी संवेदना या ऑप्शन डी चिंतन। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संवेग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैकडूगल के अनुसार प्रत्यक्ष मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो प्रत्यक्ष जो मूल प्रवृत्ति से संबंधित है ना, वो आप लोग का संवेग हो जाएगा। और मूल प्रवृत्ति को ही आप लोग पढ़ करके ये समझ जाइएगा कि ये जो मूल प्रवृत्ति है वो संवेग से संबंधित है, इमोशन से संबंधित है। मूल प्रवृत्ति केवल बच्चों में ही ना होते हैं। जी हाँ, जो जन्मजात बच्चों को प्राप्त होते हैं वो संवेग ही ना प्राप्त होते हैं, जिसे मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए ड्रेवर, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार की किसने वर्गीकृत किया? तो जो मैकडूगल नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना उन्होंने ना जो मूल प्रवृत्ति है ना बालकों के ना तो उनके मूल प्रवृत्ति को मुख्यतः 14 प्रकार से बताया। ठीक है, मतलब 14 प्रकार के ना मूल प्रवृत्ति होते हैं, ये बात मैकडूगल ने कहा है। और ये बात आप लोगों को नोट करके रखना है। मैकडूगल को जिन्होंने मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मतलब बांटा है, ये बात आप लोगों को याद रखना है और कॉपी में नोट करके रखना है। ठीक है, खास तौर से ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए दैहिक, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी व्यवहारात्मक या ऑप्शन डी संवेदी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी संवेदी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेग का जो तत्व नहीं है ना वो संवेदी जो है ना वो इसका तत्व नहीं है। बाकी दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक ना ये जो संवेग मतलब जो इमोशन है ना उसके तत्व है, ये तीनों के तीनों। ठीक है, लेकिन संवेदी नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। या ऑप्शन डी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संज्ञान और संवेग जो है ना एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, संज्ञान और संवेग जो है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है। ऑप्शन ए पूर्णतः अलग, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी सन्निहित या ऑप्शन डी संबंधित नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सन्निहित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है तो सन्निहित है ना जी, एक दूसरे को आपस में प्रभावित करते हैं ना, एक दूसरे से संबंधित है ना। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट प्रश्न क्रमांक 8 में बताया था ना कि संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से सन्निहित और संबंधित है बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी सन्निहित करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी क्लार्क एल हॉल या ऑप्शन डी मैकडूगल या ऑप्शन डी मॉर्गन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मैकडूगल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो अभिप्रेरणा की जो मूल प्रवृत्ति है ना और उसका जो प्रतिपादक है वो ऑप्शन नंबर सी मैकडूगल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, मैकडूगल जो है ना मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है और अपने कॉपी में नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये तो सेम प्रश्न है। तो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ना वो मैकडूगल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 11 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल करेक्ट हो जाएगा। नोट करके रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है। ऑप्शन ए आदतों, ऑप्शन बी मूल प्रवृत्तियों, ऑप्शन सी शारीरिक विकास या ऑप्शन डी संप्रत्ययों का निर्माण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मूल प्रवृत्तियों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संवेगों की उत्पत्ति खाली स्थान से होता है, तो संवेग की जो उत्पत्ति है वो मूल प्रवृत्ति से ही ना होता है। जी हाँ, मैंने आप लोग को शुरुआती में ही बताया था ना, और साथ में थ्योरी में भी बताया था कि जो संवेग की जो उत्पत्ति है वो मूल प्रवृत्ति से होता है, और मूल प्रवृत्ति जो होता है वो जन्मजात होता है, मतलब जन्म से जो मिले हुए हमें आदतें होता है ना, जैसे भूख लगने पर रोना, और किसी भी स्ट्रेंजर अनजान को देख करके रोना, या किसी भी सामने रखे हुए कोई चीज़ है उसको हाथ में पकड़कर मुंह में डाल करके जानना कि एक्चुअल में वो है क्या, उसका स्वाद कैसा है। तो ये सारे के सारे जो प्रवृत्ति होता है वो मूल प्रवृत्ति कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। संवेगों की उत्पत्ति होती है ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी गत्यात्मक क्रियाएं, ऑप्शन सी पोषण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मूल प्रवृत्ति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अब भी जस्ट प्रश्न क्रमांक 12 में बताया ना कि संवेगों की उत्पत्ति होती है, तो संवेगों की जो उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। संवेगों का कौन सा सिद्धांत इस विचारों को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रियता सिद्धांत, या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जेम्स लैंग सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो जेम्स लैंग जो सिद्धांत है वो करेक्ट हो जाएगा। और जेम्स लैंग सिद्धांत ये क्या है सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार ना सबसे पहले संवेगात्मक व्यवहार का निर्माण होता है, और संवेगात्मक व्यवहार के निर्माण के बाद फिर ना संवेगात्मक अनुभव का निर्माण होता है। संवेगात्मक व्यवहार के बाद ही संवेगात्मक अनुभव बनता है। ये बात ना जेम्स लैंग सिद्धांत कहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जेम्स लैंग सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी उत्तेजना, या ऑप्शन डी स्मृति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है डर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, तो कौन सा एक इमोशन है? जी हैं, तो जो एक संवेग है वो ऑप्शन नंबर ए डर ही ना हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को मूल प्रवृत्ति में बताया था ना कि जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है मैकडूगल के अनुसार, जिसमें डर एक सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है। मतलब जो बालक होते हैं वो किसी अनजान को देख करके डरने लगता है शुरुआती में ही, तो डर जो है ना वो एक मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। क्रोध व भय प्रकार है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी परिकल्पना, या ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संवेग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्रोध व भय प्रकार है, तो क्रोध और भय जो है ना वो संवेग के प्रकार है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि ये जो संवेग है ना जिसमें छोटे बालक सबसे पहला किसी स्ट्रेंजर को देख करके भय से डरने लगता है, और क्रोध तब करेगा जब अपनी माता की गोद से ना उसको जब अलग करोगे तब वो क्रोध भी करता है और रोने भी लगता है। तो ये दोनों के दोनों ना संवेग के अंतर्गत आ जाएगा, और संवेग के अंदर ही ये मूल प्रवृत्ति आता है। जी हाँ, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें जो प्रमुख होगा ना वो संवेग प्रमुख हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, या ऑप्शन डी भूख। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आश्चर्य करेक्ट हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है। जिज्ञासा मतलब क्या होता है जी? किसी भी चीज़ को आश्चर्य रूप से देखना ना। आश्चर्य का मतलब ही तो जिज्ञासा होता है ना, किसी चीज़ को जानने के लिए, एकदम आश्चर्यचकित रहना जानने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 को जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आश्चर्य करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक
18 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन ए उद्दीपक, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी आमोद या ऑप्शन डी ध्यान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आमोद करेक्ट हो जाएगा। और आमोद का मतलब ह्रास होता है और ह्रास को ही हम लोग चिंता कहते हैं। जो चिंतन प्रक्रिया है ना वो संवेग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चिंतन जो होता है वो आमोद मतलब ह्रास कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को ना ह्रास में लेकर हम लोग दुखी होते हैं ना, ये हम लोग के आमोद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 जो कहा है ना निम्न में से कौन सा एक संवेग है, तो आमोद जो है ना मतलब ये जो ह्रास जो है ना वो एक संवेग है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आमोद के बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी अनुराग या ऑप्शन डी आक्रामकता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अनुराग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो जो अनुराग जो संवेग है उसकी ना उत्पत्ति होगी। जी हाँ, और अनुराग का जो मतलब होता है ये प्यार दुलार ही ना हो जाता है। अनुराग मतलब प्रेम की भावना ही ना हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी हर्जबर्ग, ऑप्शन सी विक्टर व्रूम या ऑप्शन डी स्किनर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विक्टर ब्रूम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा जो सिद्धांत है ना वो विक्टर ब्रूम के द्वारा किया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है और नोट करके रख लीजिए। ये जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, ठीक है, जो एकदम डिफरेंट टाइप से होता है ना उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोगों को याद रखना है और चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी जन्मजात तथा अर्जित या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जन्मजात तथा अर्जित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है ना वो जन्मजात तथा अर्जित दोनों होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है ना अब्राहम मैस्लो ना, तो उन्होंने अभिप्रेरकों को ना जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा दो वर्गों में विभक्त किया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है अब्राहम मैस्लो के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? ऑप्शन ए धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष या ऑप्शन डी ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरणा है? तो ये जो पुरस्कार है ना मतलब किसी बालक को अगर पुरस्कार दिया जाता है ना तो उससे बालक क्या होता है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष होता है, मतलब उसको अलग से मोटिवेशन मिलता है ना। जी हाँ, मतलब पॉजिटिव वे में उसको मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ मुझे अगर पुरस्कार मिले तो मुझे और इस फील्ड में कार्य करनी चाहिए ताकि और भी पुरस्कार मिले और भी मुझे शाबाशी दे लोग बोल करके। तो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष इसमें अभिप्रेरणा ना मिलता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? ऑप्शन ए आत्मगौरव, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी भूख या ऑप्शन डी प्यास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है आत्मगौरव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो सामाजिक प्रेरक में आत्मगौरव ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर हमें किसी प्रकार की अगर शाबाशी मिलता है, अगर हम लोग को किसी प्रकार से प्रशंसा मिलता है तो हमें आत्मगौरव की प्राप्ति होता है ना सामाजिक प्रेरक के तौर पर। अगर समाज में कोई आप लोगों का तारीफ़ कर दे कि बोलेगा कि हाँ ये फलनवा जो है ना वो बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहा है बोल करके, तब आप लोग को आत्मगौरव की प्राप्ति ना होगी। जी हाँ,
आत्मगौरव, प्रतिष्ठा और सुरक्षा की प्राप्ति होगा आप लोगों को इसके माध्यम से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए याद करना, ऑप्शन बी प्रतीक प्रकरण, ऑप्शन सी विचार करना या ऑप्शन डी समानुभूति देना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी समानुभूति देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि से जो संबंधित है वो समानुभूति देना करेक्ट हो जाएगा। मतलब किसी को जब आप लोग समानुभूति दोगे मतलब सहानुभूति जैसे होता है ना, सेम उसी का वर्ड है ये, आप लोग को समझना है, ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि से ये संबंधित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ये समानुभूति देना जो है वो, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोगों को ना ये जो अंतिम प्रश्न है उसे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि या ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो गोलमैन है ना वो ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं रेगुलर क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा आज के बाद ना रेगुलर क्लास आप लोगों की कंटिन्यूसी बनाने के लिए, मतलब रेगुलर क्लास लाने के लिए, ठीक है। और ट्राई करूँगा कि शाम के वक्त आप लोगों का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसे मैं कंप्लीट कर दूँ आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।